तो यार अगर आपको थोड़ा सा भी WCW के बारे में पता होगा तो आपको ये पता होगा कि वहाँ के जो एक टॉप स्टार थे वो थे स्टिंग, और उसके बाद उन्हें कोई मौका मिला नहीं WWE में आने का, ना उन्होंने कभी कोई भी रेसलमेनिया हेडलाइन करी, 2014 तक उन्होंने नहीं करी, पर 2015 में उन्हें मिला एक बहुत तगड़ा ब्रेक, और उसके बाद उन्होंने हेडलाइन करी रेसलमेनिया 31। ट्रिपल एच के साथ उनका एक मैच हुआ, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी मैच के बारे में। और नहीं मतलब मैच का रिजल्ट तो तुम्हें पता ही है कौन जीता था, ये सब भी पता ही होगा कि कैसे कैसे चल रहा था। तो यार आज हम उस मैच के कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद तुम्हें ना पता हो, कि कैसे वो मैच बिल्ड हुआ था, कैसे बैक स्टेज चीज़ें चली थी, कैसे स्टिंग का अराइवल हुआ था, और क्या सारे लेजेंड्स सोच रहे थे जब ये मैच हो रहा था। और ये सब एक्सट्रैक्ट हुआ है WWE अनटोल्ड जो स्टिंग का वर्जन है उससे। तो अगर तुमने वो नहीं देखी है, शायद से नहीं देखी होगी, तो अगर तुम रेसलिंग फैन हो यार तो ये वीडियो देख लो पूरी, और तुम्हारे लिए ये वीडियो। तो आराम से बैठ जाओ एक जगह, हेडफोन लगा लो अगर लगाने हैं, क्योंकि वीडियो अब शुरू होने वाली है। तो यार रोड डॉग कहते हैं कि जो स्टिंग है वो एक तरह से WCW के एक फ्लैग बियरर थे, उनकी वजह से ही सबसे ज़्यादा रेटिंग्स आती थी कभी कभी, और उनकी वजह से ही बहुत सारे नए फैंस भी जुड़े, और उनके लिए एक आइकॉनिक मोमेंट रेसलमेनिया जैसा कहीं आया ही नहीं था, पर 2015 में ऐसा हुआ। और उसके बाद केविन नैश भी कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस मैच का पार्ट था और मैंने वहाँ पे थोड़ा परफॉर्म भी किया। और उसके बाद ट्रिपल एच कहते हैं कि तुम्हारा अगर मैच हो एक आइकॉन से जो WCW को अपने कंधे पे लेके चल रहा था, तो तुम्हें नर्वसनेस तो होगी। और एक तरफ जो स्टिंग की एंट्रेंस है वो होती है एशियन ड्रम्स के साथ, और मैं आ रहा हूँ एक टर्मिनेटर बन के एकदम सब कुछ तबाह करने, तो मेरी फीलिंग भी एकदम अलग ही थी। तो गाइस उसके बाद ट्रिपल एच बोलते हैं कि WCW में मैं भी था थोड़े टाइम के लिए, और स्टिंग जब टॉप गए थे तो हमारी इतनी बातचीत होती नहीं थी, बस फॉर्मल हेलो हाय होता था, और मुझे कभी ऐसा कुछ मौका नहीं मिला कि मैं उनसे अच्छे से बैठ के बात कर सकूं। तो मेरे लिए पहली बार ही था, ये भी मेरे लिए नर्वसनेस थी कि मैं स्टिंग से बात करूंगा। और उसके बाद स्टिंग कहते हैं कि जब तुम एक टॉप गाय बन जाते हो किसी भी इंडस्ट्री के, फिर तुम्हें पता लगता है कि पर जिस इंडस्ट्री के तुम हो तुम एक तरह से उस इंडस्ट्री के फॉलो अप में हो, क्योंकि WWE में कभी मैंने कुछ किया ही नहीं है, ना एक रेसलमेनिया और ना कुछ, तब थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार मैंने किया ही क्या है फिर। और इसीलिए मैंने टेक्स्ट किया विंस मैकमैन को और ट्रिपल एच को कि मुझे शायद से कुछ करना चाहिए अब, और जिस पे उन्होंने एकदम जल्दी से रिएक्ट किया और कहा कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए। और ट्रिपल एच कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि विंस मैकमैन कहेगा हाँ या ना, पर मैंने तो कर दी थी, और विंस मैकमैन ने भी हाँ कर दी थी। और उसके बाद स्टिंग पहुंच जाते हैं हेडक्वार्टर्स WWE का, और वो बातचीत करते हैं ट्रिपल एच से, और ये सब फाइनल हो जाता है। और फिर कॉमिक कॉन में एक कॉमिक कॉन होता है, WWE का एक इवेंट होता है, वहाँ पे होती है एक सरप्राइज अपीयरेंस जो होती है स्टिंग की, और लोग जो होते हैं सारे मीडिया वाले वो सब देख के उसे एकदम दंग रह जाते हैं। जिसपे स्टिंग कहते हैं कि अभी भी देख के मुझे मज़ा आया कि लोग थोड़े हाइप्ड अप हो गए हैं मुझे देख के, और मैं नहीं चाहता यार कि ये मुझे लोग कहें कि हाँ आया था ये, इसने बस कर दिया काम। मैं चाहता हूँ कि लोग कहें उसने काम बहुत सही किया था। और यार उसके बाद ट्रिपल एच, विंस मैकमैन और स्टिंग खुद ये सोच रहे होते हैं कि अब उनका ओपोनेंट होगा कौन रेसलमेनिया के लिए, जहाँ पे रोड टॉक कहते हैं कि अगर आप स्टिंग को देखे हो तो वो WCW का एक तरह से वॉर लॉर्ड था उस टाइम पे। और उस टाइम की बात करें और अभी के टाइम की बात करें तो एक तरह से अगर कोई नाम आता है तो वो है ट्रिपल एच, जिसने बहुत देर तक अपनी कंपनी WWE को रखा है जिंदा। तो अगर इन दोनों का क्लैश होगा मुझे देख के बहुत मज़ा आएगा। जिसमें फिर बाद में ट्रिपल एच कहते हैं कि मैं स्टिंग से मिला और मैंने उन्हें कहा कि व्हाट अबाउट मी, अगर मैं तुम्हारा ओपोनेंट बन जाऊँ तो कैसा रहेगा। और स्टिंग फिर कहते हैं कि यार मुझे लग नहीं रहा था ऐसा कुछ होगा, पर मैंने कहा कि हाँ यही सबसे बढ़िया बात होगी, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। मैं बहुत एक्साइटेड था ये देख के। और फिर जैसे टाइम प्रोग्रेस हुआ, सर्वाइवर सीरीज़ 2014 आई, और अगर तुमने देखी हुई तो आखिरी में टीम सीना वर्सेस टीम अथॉरिटी था मैच, जिसमें आखिरी में स्टिंग आ जाते हैं। और जब स्टिंग आते हैं तो एकदम क्राउड पागल ही हो जाती है। जिस स्टिंग कहते हैं कि मेरा जो अपीयरेंस था उसमें मुझे बहुत एक्साइटमेंट महसूस हुई। जब मैं कर्टेन से आ रहा था निकल के, मुझे लगा कि हाँ आ रहा हूँ एक ऐसे एरिना में जहाँ पे मैं नहीं आया हूँ पहले। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे विंस मैकमैन खुद उठ के आए उनको सी ऑफ करने के लिए। तो जैसे विंस मैकमैन बैठे रहते हैं हेडफोन लगा के, जब भी किसी की एंट्रेंस हो रही होती है देख रहे होते हैं, पर स्टिंग ने कहा जब मैं जा रहा था, विंस मैकमैन ने कहा नहीं इसको मैं छोड़ के आऊँगा आगे तक कर्टेन्स तक। और वो गए और उन्होंने कहा कि भाई आज जो भी करना है ना अच्छे से कर दो जाके। और यार वहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा ऑसम स्टोरी लाइन शुरू हुई जो थी स्टिंग और ट्रिपल एच की, जहाँ पे अल्टीमेटली एक ड्रीम मैच देखने को मिला हमें, जो था स्टिंग वर्सेस ट्रिपल एच। जिसपे ट्रिपल एच ये भी कहते हैं कि उनका जो मैच था वो था प्रपोज्ड रॉक के साथ, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि रॉक को बहुत सारे काम
काम थे तो इसलिए वो आ नहीं पाए। और हमें फिर लगा कि यार अब मेरे साथ ही करा देते हैं मैच, तो कराया मैच, जिसपे बाद में ट्रिपल एच कहते हैं कि मुझे अब पता नहीं था यार वो लड़ते कैसा हैं स्टिंग, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत टाइम से देखा नहीं है। मतलब लड़े तो हैं वो इन पूरे साल, पर इतने मेजर लेवल पे वो लड़े नहीं है, तो मुझे नहीं पता वो कैसा इतना लड़ते हैं, ना मैंने एक बार भी रिहर्सल करी है उनसे। तो अंदर से नर्वसनेस मुझे हो ही रही थी, और स्टिंग कहते हैं कि मुझे नर्वसनेस अलग लेवल पे हो रही थी और एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। फिर वो कहते हैं कि मैं बहुत जगह लड़ा हूँ, TNA हो चाहे और चाहे WCW हो, पर मैं रेसलमेनिया जैसे स्टेज पे नहीं लड़ा हूँ। तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस मेरे अंदर भी थी, और मैं चाह रहा था कि लोग ये कहें कि हाँ यार जो इस पे था इसने सादा आज निकाल दिया, और ये ना कहें कि ना यार इसको देखने में बहुत ज़्यादा दिल दुख गया, हार्ड वॉचिंग था ये देखने में। तो ऐसा नहीं चाहते थे वो, मतलब वो सिंपली भाषा में कहें तो वो गोल्डबर्ग की तरह नहीं बनना चाहते थे। यार उसके बाद रोड डॉग कहते हैं कि स्टिंग भी बहुत जगह लड़ा है, इतने टाइम वो लड़े हैं बहुत सारी जगह, पर रेसलमेनिया के ऑ में थे स्टिंग भी, और उन्हें भी लग रहा था यार कि कुछ गलत हो जाए तो क्या हो जाए। और मेरे पास आके वो कह भी रहे थे, खुल के कह रहे थे कि यार मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है, और मैं उन्हें एक एडवाइस देता था जो कि थी अपना गला का एक पॉइंट दबा देना, अगर तुम्हें कुछ भी लगे कुछ गलत हो गया है मेरे से दबा देना, वहीं पर बेहोश हो जाओगे आराम से, मैच के बाद तुम्हें लेके चले जाएंगे हम, लोगों को भी लगेगा कि बहुत तेज़ लग गई। और स्टिंग उस पर फिर हंस के गाली देते थे रोड डॉग को कि अबे कैसा आदमी है ये। केविन नैश बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था यार कि मेरा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है मैच में। जब मेरी हॉल ऑफ फेम की स्पीच थी उसके बाद मुझे ट्रिपल एच ने कहा कि इधर आ, लीवाइस चलेंगे। तो उसने कहा लीवाइस क्या है? तो ट्रिपल एच ने कहा लीवाइस जहाँ पे रेसलमेनिया हो रही है। तो उसने कहा तो मैं क्या करूँगा वहाँ जाके? तो उसने कहा तुम्हें थोड़े पिज़्ज़ा ऐड करने होंगे मेरे मैच में। तो तब उसे समझ आया कि ये किस बारे में बात कर रहा है। और उसके बाद केविन नैश कहते हैं कि यार मैंने नी ब्रेस भी नहीं पहना हुआ था, मेरे पास वो था भी नहीं, तो मैं कोई फिजिकल हो नहीं सकता था इतना मैच में, पर मैंने अपना पूरा दिया और वो सब भी पम्प्ड अप थे। जिस पे फिर शॉन माइकल्स कहते हैं कि मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात थी, बैक स्टेज में DX भी है, साथ में NWO भी है, और हमने मिलकर बहुत ज़्यादा चिल किया, बहुत मज़े किए मैच से पहले और मैच के बाद भी। और गाइस उसके बाद रोड डॉग कहते हैं कि हम हॉल ऑफ फेम के बाद सीधा गए लीवाइस स्टेडियम, वहाँ पे हमने रिहर्सल करी, और जो हमने करी हमें लगा कि भाई ये तो जादू होने वाला है कल रिंग पे, और लोग पागल होने वाले हैं पक्का, चाहे मैच बेकार हो इनका, पर हम आके लाइट अप कर ही देंगे सबका मूड। और फिर होती है रेसलमेनिया द शोकेस ऑफ इमॉर्टल्स, जहाँ पे आते हैं स्टिंग और उनके साथ होते हैं बहुत सारे एशियन ड्रमर्स, अगर आपने एंट्रेंस में देखा होगा, जिसपे स्कॉट हॉल कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे एशियन ड्रमर्स थे। और फिर बाद में निकल के आते हैं टर्मिनेटर जो थे ट्रिपल एच का जो एंट्रेंस था वो टर्मिनेटर टाइप था। और फिर शॉन माइकल्स कहते हैं ट्रिपल एच तो हर जगह बर्बादी करने आता है, बस अच्छा खासा एंट्रेंस था, टर्मिनेटर बन के आ गया, और दोनों फिर हंसते हैं। और उसके बाद शुरू हो जाता है इन दोनों का मैच, जहाँ पे ट्रिपल एच के अंदर शुरुआत में स्टिंग के एक पैर में चोट भी लग गई थी, और मुझे लगा कहीं ACL वगैरह तो नहीं हो गया, पर वो ठीक थे। जिसपे स्टिंग कहते हैं कि उसके बाद एक वो मोमेंट आ ही गया था जिसका किसी को नहीं पता था, सिर्फ हमें पता था, और हमें पता था कि रिएक्शन क्या होने वाला है। और गाइस उसके बाद निकल के आती है DX, जिसमें होते हैं रोड डॉग, एक्सपैक वगैरह, और वो भाग के आते हैं, और पीछे NWO देख के एकदम थोड़े डर से जाते हैं कि ये तो इतनी तेज़ भाग के आ रहे हैं, इतना बड़ा रैंप है, हम कैसे जाएंगे। जहाँ पे फिर स्कॉट और बोलते हुए कि मैं देख रहा था वो इतनी तेज़ भाग के गए, और मेरी तो देख के एकदम ही अंदर से ही लगा कि हम भागेंगे कैसे इतनी तेज़। और उसके बाद DX आती है, और फिर ट्रिपल एच जब उठते हैं, ट्रिपल एच सोच रहे होते हैं कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और NWO का म्यूज़िक बज जाता है फिर। और उसके बाद आती है NWO, और स्कॉट हॉल, हल्क होगन और इन तीनों को ये पता नहीं था कि कर्टेन के बाद एक और रैंप है, और उसके बाद जाके है स्टेज। तो ये जाते हैं रैंप में एकदम स्टाइल से, और सामने कुछ होता ही नहीं है, बस रैंप होती है। फिर ये कहते हैं भाई यहाँ तो रैंप है, फिर वो और आगे जाते हैं, और फिर निकल के आता है स्टेज, जहाँ पे रोड डॉग कहते हैं कि इतना बड़ा स्टेज था, इतनी बड़ी रैंप थी, जहाँ पे ये NWO वाले एकदम चीटी टाइप लग रहे थे मुझे देखने में, और इन्होंने 45 मिनट तो ले लिए मेरे पास तक आने में। और जब ये आए तब भाई जो हुआ, क्राउड को भी पसंद आया, हमें भी पसंद आया। इन दोनों टीम्स की ब्रॉल होती है एक, जहाँ पे फिर आखिरी में शॉन माइकल्स भी आ जाते हैं, एक स्वीट चिन म्यूजिक मारते हैं फिर स्टिंग को, और उसके बाद द हंटर मार देते हैं अपना स्लेज हैमर और जीत जाते हैं। और यार फिर ट्रिपल एच कहने हैं कि जब हम दोनों रिंग में पड़े हुए थे, बाहर इनका ब्रॉल चल रहा था NWO और DX का, तो मैं देख रहा था एक फ़ैन की तरह कि मेरे आइडल्स हैं और ये ऐसे लड़ रहे हैं बाहर, और मैं एकदम इन्जॉय कर रहा था वो सीन देखकर। और फिर ट्रिपल एच ये भी कहते हैं, बहुत लोगों ने कहा कि तुमने क्यों नहीं जिताया स्टिंग को, वो उस टाइम पे सही मूव रहता। तो वो कहते हैं शायद वो सही मूव रहता, पर मुझे नहीं लगा, क्योंकि रॉक की सिचुएशन भी आ गई थी बीच में। और फिर स्टिंग भी कहते हैं कि मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि क्यों नहीं जितवाया। तो स्टिंग फिर कहते हैं कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या याद है उस रेसलमेनिया का, उस मैच का,
तो वो कहते हैं ये याद है कि NWO और DX आई थी, तो उन्होंने कहा बस यही तो बात है। अब जब लोगों को इतना याद ही नहीं है कि जीता कौन हारा कौन, उन्हें ये अच्छे से याद है कि DX, NWO, स्टिंग, ट्रिपल एच एक रिंग के अंदर खड़े हुए थे, तो उससे बड़ा मोमेंट और क्या ही हो सकता है। फिर रोड डॉग कहते हैं कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मोमेंट था ये, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दोनों कभी लड़ेंगे, पर उसके बाद मैं ही उस मैच में इन्वॉल्व था और मुझे ये देख के बहुत ही ज़्यादा शौक सा था, एक्साइटमेंट भी थी, और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट टाइम था ये मेरे लिए, क्योंकि सारे दोस्त थे वहाँ पे, हम सब ने चिल किया, रेसलिंग करी, लोगों को एंटरटेन किया, उससे बढ़िया अब क्या ही चाहिए। और फिर ट्रिपल एच कहते हैं कि स्टिंग जैसा सुपरस्टार मुझे लगता नहीं कोई होगा, जिस तरह से उनकी एबिलिटी है, जिस तरह से वो हैं। और स्टिंग भी कहते हैं कि रिक फ्लेयर कहते थे विंस मैकमैन को, अभी भी कहते हैं कि 16 साल पहले, 20 साल पहले अगर तुम इसे रख लेते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता WWE का पूरा सिनेरियो। और स्टिंग भी कहते हैं कि कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि मैं क्यों गया, मैंने क्यों नहीं करी WWE, पर फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं यहीं होता तो हमें हर साल रेसलमेनिया देखने को मिलती, और जो ऐसी मैंने अभी दी है वो शायद ना मिलती, और मेरे लिए बहुत अच्छा एंड हुआ मेरा ये। और उसके बाद कट टू होता है जहाँ पे सेथ रॉलिंस अपना स्टैचू निकाल रहे होते हैं अथॉरिटी के साथ, और वहाँ पे आ जाते हैं स्टिंग। तो गाइस ये है अनटोल्ड का पार्ट 2, और आप बताओगे अगर इसमें मुझे वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं। अगर ये थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो आपको ये वीडियो, तो यार लाइक कर देना, और कमेंट्स में लिख दो कि मुझे अनटोल्ड पे बनानी चाहिए या फिर नहीं। जो पार्ट 2 है स्टिंग का, मैं कमेंट्स में भी लिख दूंगा। तो जाओ जल्दी। और कैसा लगा वीडियो, रेसलिंग फैन हो तो अच्छा ही लगा होगा। तो बाय बाय गाइस।